हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अपलोड हैं। अभी तक के 9 वीडियो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि आप क्या करिए, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद ही आप आगे बढ़िए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इन वर्फेनेट मेथड हार्डनेस टेस्ट द वाटर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDTA salt solution using Erichrome black tea as indicator solution. Here at the end titration the color change form. पानी में हार्डनेस होता है, उस हार्डनेस की मेजरमेंट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान पानी में हम क्या करते हैं, EDTA मिलाते हैं। EDTA एक हमारा क्या होता है, एसिड होता है। EDTA को हम मिलाते हैं और इंडिकेटर के रूप में EBT को भी मिलाते हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी को भी मिलाते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, तो जो वाटर होता है उसका कलर क्या हो जाता है। और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले जब आप एरिक्रोम ब्लैक टी मिलाते हैं तब पानी का कलर क्या होता है, लाल होता है। और जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब पानी का कलर क्या होता है। तो इसको जानने के लिए इस टेस्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड हमें पता हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस बाय एक्सपेरिमेंट। ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपका वाटर सैंपल भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंड है, इस स्टैंड पे एक ब्यूरेट लगा हुआ है, ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में EDTA 0.01 मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इस सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट में हम डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इंडिकेटर एरिक्रोम ब्लैक टी को इस पानी में डाल देते हैं। एरिक्रोम ब्लैक टी को पानी में डाल देते हैं। एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले ही एरिक्रोम ब्लैक टी को पानी में डाल देते हैं। जैसे एरिक्रोम ब्लैक टी को पानी में हम डालते हैं तो जो पानी का कलर होता है क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये जो हमारा पानी था क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, ये पानी हमारा क्या पूरा रेड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या भरा था, एरिक्रोम ब्लैक टी सॉरी EDTA इस ब्यूरेट में भरा था। EDTA का सॉल्यूशन इस ब्यूरेट में भरा था। हम बूंद बूंद करके इस वाटर सैंपल में EDTA के सॉल्यूशन को गिराते जाएंगे। हम तब तक गिराते जाएंगे जो हमारा वाटर है, वाटर तो हमारा रेड कलर का हो गया था पहले जब हम इंडिकेटर मिलाए थे एरिक्रोम ब्लैक टी। तब तक हम EDTA को बूंद बूंद करके पानी में गिराते रहेंगे जब तक इसका कलर क्या हो ना जाए, ब्लू ना हो जाए। जब तक इसका कलर क्या ना हो जाए, ब्लू ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। जैसे ही इस पानी का कलर ब्लू हो जाता है हम मानते हैं हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। हम एक्सपेरिमेंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है उस समय जो पानी का कलर होता है क्या हो जाता है, नीला। क्या हो जाता है, नीला। अब मान लीजिए एक्सपेरिमेंट बंद होते तक इस जो हमारा ब्यूरेट था, ब्यूरेट में जो EDTA का सॉल्यूशन भरा हुआ था, हो सकता है XML ख़त्म हो गया हो। कितना, XML। कितना ख़त्म हो गया, XML। तो XML हमारा क्या कंज्यूम हुआ, एसिड। तो पानी की हार्डनेस कितनी होगी, x मिलीग्राम एज FeO3, क्योंकि हार्डनेस को भी हम FeO3 कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा XML ख़त्म हुआ तो x मिलीग्राम। XML मान लीजिए आपको 5 XML एसिड कंज्यूम हुआ, मतलब x बराबर 5 है। तो 5 ml एसिड कंज्यूम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिलीग्राम
आपके 5 मिलीग्राम आपके पानी में हार्डनेस है। मान लीजिए वाटर का जो सैंपल था आपका, इसका वॉल्यूम था 1 लीटर। कितना था? 1 लीटर। तो 5 ml आपका एसिड कंज्यूम हुआ इस वाटर के कलर को नीले होने तक में। तो आप क्या कह सकते हैं? 5 mg/लीटर इसमें हार्डनेस है, 5 mg/लीटर हार्डनेस है। मान लीजिए आपका दो 2 ml आपका एसिड कंज्यूम हुआ और सैंपल आपका 2 लीटर था। तो 2 ml/2 लीटर मतलब 1 ml/1 लीटर आपका हार्डनेस है पानी में। तो इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं हार्डनेस का। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सी 2 मेथड यूज की जाती हैं। देखिए अब क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी कलर वाइन रेड टू ब्लू यही होगा, ब्लू टू सी ग्रीन नहीं होगा, येलो टू ब्लू ये भी नहीं होता, पानी कलर लाल से नीला हो जाता है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ द इनकमिंग वाटर इज 7.2। इनकमिंग वाटर की जो pH वैल्यू है 7.2 है एंड आउटगोइंग वाटर इज 8.4। जो आउटगोइंग वाटर है उसकी 8.4 है। मान लीजिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सिंपल है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो पानी जो इनकमिंग जो आ रहा है उसकी वैल्यू 7.2 है। जब पानी साफ होकर जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 8.4। कितनी हो जाती है? 8.4। तो एज्यूमिंग अ लीनियर वेरिएशन ऑफ pH विथ टाइम, टाइम के साथ में आपको एज्यूम करना है, टाइम के साथ में जो pH वैल्यू है लीनियरली बदल रही है, उसका जो वेरिएशन है लीनियरली है। आपको डिटरमाइन करना है एवरेज pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या होगा, एवरेज pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आपको pH वैल्यू आपको गिवन है, pH वैल्यू गिवन है, इसका मतलब क्या है? आपको हाइड्रोजन आयन गिवन है। क्या है? हाइड्रोजन आयन। pH वैल्यू से आप हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे इनकमिंग वाटर का, इनकमिंग वाटर का आप हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो आउटगोइंग वाटर है, आउटगोइंग वाटर का भी आप हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों हाइड्रोजन आयन को, जो आपका इनकमिंग वाटर था उसका भी हाइड्रोजन आयन निकाल लिए आप, और जो आउटगोइंग वाटर था उसका भी आप हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। जब आपको एवरेज हाइड्रोजन आयन पता चल जाए, जब आपको एवरेज हाइड्रोजन आयन पता चल जाएगा तो आप एवरेज pH भी निकाल लेंगे। सिंपल होता है, एवरेज pH निकाल लेंगे, एवरेज pH भी आप निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि pH वैल्यू से हम हाइड्रोजन आयन कैसे निकालें इनकमिंग वाटर का, pH वैल्यू से हाइड्रोजन आयन कैसे निकालें आउटगोइंग वाटर का, फिर एवरेज हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे। जब हमको एवरेज हाइड्रोजन आयन पता चल जाएगा तो एवरेज pH वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो pH ऑफ इनकमिंग वाटर क्या है? 7.2 है। pH ऑफ आउटगोइंग वाटर कितना है? 8.4 है। तो एवरेज pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या होगा? आपका क्वेश्चन है। तो pH का फार्मूला क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो देखो pH क्या है इनकमिंग वाटर का? 7.2 है, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। तो माइनस लॉग को हम हटाएंगे यानी एंटी लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7.2 हो जाएगा। तो जो हमारा इनकमिंग वाटर था उस इनकमिंग वाटर का हाइड्रोजन आयन कितना है? 10⁻⁻7.2। इसी तरह से आउटगोइंग वाटर में हम देखेंगे कि pH वैल्यू तो दी है आउटगोइंग वाटर की, तो उसमें हाइड्रोजन आयन कितने होंगे? तो pH इक्वल टू कितना होता है? माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो pH की वैल्यू कितनी है आउटगोइंग की? 8.2 है। तो हाइड्रोजन आयन कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻8.2 हो जाएंगे। तो इनकमिंग वाटर में हाइड्रोजन आयन कितने थे और आउटगोइंग में पता चल गया। आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो। एवरेज हाइड्रोजन आयन कितना है? इन दोनों को एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वो तो बहुत ही सिंपल, हम निकाल ही लोगे। ये तो हम पढ़ लेते हैं, 5वीं 6वीं क्लास में है। 2 वैल्यू थी इसलिए 2 से भाग दे दिए। ठीक है, एवरेज pH आपको पता चल गया, सॉरी एवरेज हाइड्रोजन आयन जो था आपको पता चल गया। अब एवरेज pH कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला माइनस लॉग
एवरेज पीएच है तो एवरेज हाइड्रोजन आयन भी हो जाएगा। आप इस वैल्यू को यहाँ पास रखिए, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। जब आप फॉलो करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी -7.474। ये पहले से माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस आपका एम्फर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 7.474 इसका एम्फर बी हो जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको इनकमिंग वाटर का पीएच मान दिया था, आउटगोइंग वाटर का पीएच मान दिया था। आप उस पीएच मान से आप हाइड्रोजन आयन निकाल लो दोनों के लिए। इनकमिंग वाटर का हाइड्रोजन आयन कितना है और आउटगोइंग वाटर का, उन दोनों का एवरेज ले लो तो एवरेज हाइड्रोजन आयन पता चल जाएगा, जिससे आप एवरेज पीएच मान निकाल लोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन अ वाटर सप्लाई इज मेजर्ड एज 17 मिलीग्राम पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कोई वाटर सप्लाई है, मान लीजिए आप कहीं पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें पानी में प्रेजेंट जो हाइड्रोक्सिल आयन है 17 मिलीग्राम पर लीटर है। 1 लीटर में 17 मिलीग्राम हाइड्रोक्सिल आयन है, जब टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको निकालना पड़ेगा पीएच ऑफ द वाटर सैंपल। बेहद आसान है। अब देखो, आपको दिया है OH हाइड्रोक्सिल आयन दिया हुआ है। क्या दिया है? हाइड्रोक्सिल आयन दिया है। हाइड्रोक्सिल आयन आपको दिया हुआ है। तो हाइड्रोक्सिल आयन किसको रिप्रेजेंट करता है? POH को। किसको रिप्रेजेंट करता है? POH को। और जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन किसको बताता है? पीएच को बताता है। ठीक है। तो यदि पीएच और POH की वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। तो कितनी होती है? अरे यार, पीएच प्लस POH कितना होता है? 14 होता है ना। आपको हाइड्रोक्सिल आयन दिया हुआ है तो आप POH निकाल लो। आपको POH जब आप पता चल जाएगा तो पीएच वैल्यू तो बेहद आसान है निकालना, सिंपल है। तो कंसंट्रेशन किसका दिया है? हाइड्रोक्सिल आयन का। तो आप पहले POH निकाल लो, और POH जब निकाल लोगे आप तो पीएच की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो, अब यहाँ पास क्या है कि मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है कि हाइड्रोक्सिल आयन कितना 17 मिलीग्राम पर लीटर है। इसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिलीग्राम में कितने मोल होते हैं? 1 मिलीग्राम में मोल होते हैं 1/12 × 10⁻³ मोल। कितने होते हैं? ये होता है। अब 1 मिलीग्राम में इतने होते हैं तो 17 मिलीग्राम में कितने मोल होंगे? 17 से इंटू कर दिए हम। तो 17 मिलीग्राम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? इतनी निकल के आ गई। 17 में 12 का भाग देंगे तो 1.42 आ जाएगा। कन्संट्रेशन अब कितना था? 17 मिलीग्राम था। तो कन्संट्रेशन आप हाइड्रोक्सिल आयन वही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो POH कितना होता है? POH का फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन होता है। तो माइनस लॉग हो गया, और हाइड्रोक्सिल कंसंट्रेशन कितनी थी? इतनी थी। अब देखो, माइनस लॉग ब्रैकेट 1.42 × 10⁻³ है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, log m × n बराबर कितना होता है? log m माइनस log n। तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो log 1.42 हो जाएगा। यहाँ पास 2 नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं यहाँ पास 1.42, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, अब हमारा ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस log 10⁻³ तो आप निकालेंगे जब वैल्यू log 1.4 के, तो वैल्यू आएगी 0.146। log 10⁻³ की वैल्यू निकालिए तो -3 आएगी। तो ये माइनस और माइनस कितना हुआ? प्लस हो गया। अब दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो POH निकल के आ गया। तो हाइड्रोक्सिल आयन आपको पानी का दिया था तो आपने POH निकाल लिया। आपको पहले से ही पता है कि pH और POH का मान कितना होता है? 14 होता है। तो POH आपको पता चल गया, तो 14 में POH घटा दो आप, तो pH की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो pH कितना आ गया आपका? जो पानी था उसका pH कितना निकल के आ गया? 11.146। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसका। 11 इसका आंसर हो जाएगा 11। MP सब इंजीनियर में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इन क्वेश्चन को 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप 1 मिनट से कम समय में इसको कर पाएँ। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लगाना है। यहाँ तो मैंने समझाने में इतना टाइम लिया,
अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम पे हो जाता। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और है, 110 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा के बराबर कैल्शियम कार्बोनेट की सांद्रता क्या है। ओके, कैल्शियम क्लोराइड का वजन दिया है 110 मिलीग्राम, 1 लीटर वाटर में 110 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है। तो आपको बताना है कि इस वैल्यू को हम कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हमें वैल्यू दी हुई है, कैल्शियम क्लोराइड 110 मिलीग्राम है, इस 110 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सभी कंपाउंड के सेम होते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड जो आपको दी हुई है 110 मिलीग्राम, इसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। जब आपको पता चल जाए कि इसमें इतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट की 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का वजन कितना होता है। आप उसमें इंटू कर दो, वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हमें पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, वेट, जो वेट आपको दिया हुआ है 110 मिलीग्राम, और इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, पहले इसको हमें ए निकालना पड़ेगा। देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, 20 परमाणु क्रमांक होता है, तो मास कितना हो जाएगा 40। क्लोरीन का होता है 17, तो इसका होता है मास 35। तो 35 दूनी 70, 70 और 40, 110 मिलीग्राम। कितना आ गया 110 मिलीग्राम। यहाँ पास ये मोल और कुछ नहीं होगा, मिलीग्राम है केवल। तो 110 मिलीग्राम कितना है 110 मिलीग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है कैल्शियम क्लोराइड का 110 मिलीग्राम। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होगी, ये तो आना ही चाहिए ना, कितना होगा 2 होता है। तो आप 2 से भाग दे देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 55 मिलीग्राम, 55 मिलीग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना दिया था 110, इक्विवेलेंट वेट कितना आया 55, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो कैल्शियम क्लोराइड के 110 ग्राम वजन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 2 हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किस में करना है, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आप निकाल सकते हैं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 48, 100 ग्राम होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना था 100 ग्राम, वैलेंसी कितनी होती है, देखो Ca+2 होता है प्लस CO3 -2 होता है। तो वैलेंसी कितनी होगी 2, 2 से आप भाग दे दें कितनी आएगी, इक्विवेलेंट वेट किसका कैल्शियम कार्बोनेट का आ जाएगा 50 ग्राम। तो 1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैल्शियम कार्बोनेट का वजन होता है 50 ग्राम। तो आपको जो कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ था उसमें 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 मिलीग्राम पर लीटर। इसका आंसर क्या होगा 100 मिलीग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय टाइट्रेशन विथ एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन पहले ही आया था लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप में था। तो आप क्या करते हैं, जब हम इस टेस्ट को करते हैं तो इसमें हम क्या डालते हैं, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA डालते हैं। 0.01 मोलैरिटी का क्या डालते हैं, EDTA डालते हैं। साथ में इसमें इंडिकेटर के रूप में क्या डालते हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी। क्या डालते हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी EBT। जैसे इसको डालते हैं तो पानी का कलर लाल हो जाता है। जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है तो पानी का कलर क्या होता है, नीला हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, एरिक्रोम ब्लैक टी। कॉन्सेप्ट पता हो तो आंसर क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वही फिर से मैंने इसको दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ग्राउंड वाटर का सैंपल दिया हुआ है, ग्राउंड वाटर के सैंपल मिलीग्राम पर लीटर में दिए हुए हैं। उसमें क्या करना है, कुछ आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, पानी में जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसमें पानी के आपको हार्डनेस पता करना है। क्या पता करना है, हार्डनेस पता करना है
किसके फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो आप पहले मेरे को ये बताओ आप कि पानी में हार्डनेस किसकी वजह से होता है। मेन रूप से दो आयन होते हैं, एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है मैग्नीशियम। मेनली दो आयन होते हैं, तो हम इन्हीं दो आयन की बात करेंगे। जो बाकी जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो देखो, आपको आयन दिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमियम। हमसे दो से मतलब है, किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। क्योंकि मल्टीवालेंट कैटायन की वजह से पानी में हार्डनेस होती है। इसमें भी कैटायन है नो डाउट, लेकिन इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। इसमें दो दो है, इसमें केवल एक है। तो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की केवल बात करेंगे। तो कैल्शियम कंसनट्रेशन है 88 और मैग्नीशियम कंसनट्रेशन है 7। ठीक है, अब आप निकाल देते हैं हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस का फार्मूला क्या होता है। टोटल हार्डनेस का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर फिर लाइन में लिखा है रीजन ऑफ हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखो, टोटल हार्डनेस का फार्मूला होता है कैल्शियम आयन बटे 20 प्लस मैग्नीशियम आयन बटे 12 इंटू 50। ये 20 और 12 क्या है, देखिए, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 20 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी। तो 40 मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है ना। वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा कैल्शियम का, 20 हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मैग्नीशियम का, 12। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह जो 50 लिखा हुआ है, हम हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं FeSO3 के फॉर्म में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, FeSO3 के फॉर्म में। तो FeSO3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता होना चाहिए कि जो हमारा FeSO3 है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 50। क्यों होता है, मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, वैलेंसी पे डिवाइड कर दिए तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 50। ठीक है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। कैल्शियम का कंसंट्रेशन कितना दिया था, 88 बटे 20। मैग्नीशियम का दिया था 7 बटे 12 इंटू 50। तो 88 में 20 का भाग देंगे तो 4.4, 7 में 12 का भाग देंगे तो 0.5833 वैल्यू आती है। मैंने पहले कर लिया था, आप कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन JEE एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल हार्डनेस कितना है। कितना टोटल हार्डनेस बताओ, टोटल हार्डनेस कितना है आपके क्वेश्चन में, आप अपने सॉल्व करके बताइए। तो 49.15 मिलीग्राम पर लीटर वैल्यू आई टोटल हार्डनेस के। तो टोटल हार्डनेस पानी में कितना है, 1 लीटर पानी में 249.16 मिलीग्राम है। ऑप्शन को देखिए और टिक कीजिए। 249 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितना हो जाएगा, ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्कालिनिटी इन नेचुरल वाटर आर मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल विथ 0.02 NH2SO4। ओके, वाटर सैंपल है, तो वाटर सैंपल में क्या है, एल्कालिनिटी है। हमें पता करना है कि वाटर सैंपल में एल्कालिनिटी कितनी है। एल्कालिनिटी का मतलब क्या होता है, क्षारीयता। एल्कालिनिटी किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से पानी में एल्कालिनिटी होती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आप इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, तो आपको बताना है इस वाटर की एल्कालिनिटी कितनी होगी, इस वाटर की एल्कालिनिटी कितनी होगी। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो मेथड होता है कैलकुलेट करने का, एक होता है फार्मूले के द्वारा और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट करके। तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके। तो एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, आइए डिटेल के अंदर समझ लेते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी में एल्कालिनिटी है, किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से। हमें पता करना है कि इस पानी में टोटल एल्कालिनिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए
एक स्टैंड है, इस स्टैंड में ब्यूरेट को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ब्यूरेट। और इस ब्यूरेट में क्या करेंगे? 0.02 नॉर्मेलिटी का जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको भर देंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको एक ब्यूरेट था, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। इस ब्यूरेट में हम क्या करते हैं? 0.02 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड भर देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को इस वाटर सैंपल में बूंद बूंद करके गिराते रहते हैं, टिप टिप करके अंदर डालते रहते हैं। ठीक है। जब हम इसको टिप टिप करके डालेंगे तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे, H+ आयन होंगे। एल्केनिटी में कौन से आयन होते हैं? OH नेगेटिव आयन होंगे। तो जो हमारे H+ आयन आते जाएंगे पानी में तो OH नेगेटिव आयन पे क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और एसिड हमारा हो गया और हमारा बेस हो गया, दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो पानी का pH मान क्या होगा? कम होता जाएगा ना। पानी का pH मान क्या होता है? कम होता जाएगा, क्योंकि H+ क्या होता है? एसिडिक होता है और OH नेगेटिव क्या होता है? बेसिक होता है। एल्केनिटी तो OH नेगेटिव की वजह से भी होती है ना। तो ये हमारा क्या है? एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके क्या करें? पानी को न्यूट्रल करते जाएंगे, पानी का pH मान कम होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बीच बीच में पानी को बूंद बूंद तो गिराते रहेंगे। किसको गिराएंगे? पानी को नहीं। 0.02 नॉर्मेलिटी का जो सल्फ्यूरिक एसिड हम भर दिए हैं H2SO4 उसको गिरा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? पानी का pH मान बीच बीच में चेक करते रहते हैं। जब पानी का pH मान 4.5 के समथिंग हो जाए, 4.5 के आसपास हो जाए, तो हम क्या करते हैं? एसिड को जो ड्रॉप ड्रॉप करके गिरा रहे थे ना उसको बंद कर देते हैं। हम मानते हैं कि पानी का pH मान 4.5 हो गया है, मतलब पूरी एल्केनिटी पानी की ख़त्म हो गई है। पानी की पूरी एल्केनिटी ख़त्म हो गई है। पानी की एल्केनिटी क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है, इस तरह का कुछ प्रोसीजर होता है। तो जब हम इस ब्यूरेट में 0.02 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, इसके साथ कुछ इंडिकेटर भी डाल देते हैं। ये क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलेप्थिलीन। जिस तरह से हार्डनेस में क्या करते थे? इरिक्रोम ब्लैक टी डालते थे, तो एल्केनिटी में क्या डालते हैं? मिथाइल ऑरेंज। क्या डालते हैं? मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलेप्थिलीन। ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, फिनाइलेप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है। आप मेरे को ये बताओ, सारे प्रोसेस हो गई, 4.5 pH मान आ गया, तो पानी की एल्केनिटी है कितनी? तो हम देखेंगे कि पानी का pH मान 4.5 होते तक इस ब्यूरेट में जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा गया था वो कितना कंज्यूम हुआ है? कितना कंज्यूम हुआ है? मान लीजिए x ml कंज्यूम हुआ। कितना? x ml। तो पानी की एल्केनिटी कितनी होगी? x मिलीग्राम। कितनी होगी? x मिलीग्राम। मान लीजिए पानी का सैंपल 1 लीटर था। कितना था? 1 लीटर। तो कितना हो जाएगा? x मिलीग्राम, x मिलीग्राम पर लीटर। मान लीजिए पानी का सैंपल था 5 लीटर। कितना था? 5 लीटर। तो x मिलीग्राम पर 5 लीटर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। जितने भी हम अब तक के 10 वीडियो कवर कर चुके हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू थी। इसको मैंने 20 वीडियो के बीच में जो PDF है ना इसमें इंसर्ट कर दिया था। आइए थोड़ा देख लेते हैं। हमें थोड़ा क्या करना चाहिए, जितने भी फार्मूले होते हैं हर चैप्टर, एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो पहले तो हमें डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर इसके बाद हमें जिन पॉइंट के जिन फार्मूले और जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनको हमें अलग करके लिखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं पार्ट नोट्स या फिर माइंड मैप। फिर उसको टाइम के साथ रिविज़न करना पड़ेगा। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने बनाया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर और टाइप्स ऑफ टेस्ट। हार्डनेस के लिए क्या करते हैं? EDTA टेस्ट करते हैं। टर्बिडिटी के लिए टर्बिडिटी मीटर होता है, नेफ्लोमीटर भी होता है। जो टर्बिडिटी मीटर होता है उसमें प्लेटिनम की निडल लगी होती है। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है और बेलिफ टर्बिडिटी मीटर होता है। पानी के अंदर बैक्टीरिया काउंट करना है तो MPN टेस्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट।
ठीक है। पानी का pH मान चेक करने के लिए पोटेंशियोमीटर, कलर चेक करने के लिए टिंटोमीटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक करने के लिए विंकलर मेथड होता है। क्या होता है? विंकलर मेथड। आप मेरे को ये बताओ, पानी का pH मान कितने से कम हो जाता है तो मछलियाँ जो होती है पानी में, पानी का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, किस रेंज से कम हो जाने पर मछलियाँ जो होती है पानी में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ऑर्गेनिक मैटर चेक करने के लिए BOD, बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट होता है। पानी में ऑर्डर चेक करना है, गंध चेक करना है तो कितना होता है? पानी की ऑर्डर चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है ओस्मोस्कोप होता है। क्या होता है? ओस्मोस्कोप होता है। ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वाटर की, उसमें अलाउबल लिमिट कितना है और कॉज फॉर रिजेक्शन। सस्पेंडेड सॉलिड की अलाउबल लिमिट होती है 30 मिलीग्राम पर लीटर। अलाउबल लिमिट का मतलब क्या होता है और कॉज फॉर रिजेक्शन का क्या होता है? मतलब क्या है? 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा वैसे नहीं होने चाहिए पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल। लेकिन मान लो आपको ऐसा पानी नहीं मिल रहा तो क्या करोगे? आप 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउ कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर आप अलाउ नहीं कर सकते, उस पानी को पीने के लिए सप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अलाउबल लिमिट का मतलब हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इतनी वैल्यू हो, इतना ही कंसंट्रेशन हो पार्टिकल का। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है तो आप 2000 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा होने पर उस पानी को आप सप्लाई नहीं कर सकते पीने के लिए। टर्बिडिटी की बात करें तो अलाउबल लिमिट होता है 1 NTU, कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 10 NTU। कलर की बात करें तो 5 TPU होता है और अलाउबल लिमिट कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 25 TPU। TPU का मतलब क्या होता है? ट्रू कलर यूनिट। NTU का मतलब होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। टेस्ट एंड ऑर्डर की वैल्यू की बात करें तो 1 से 3 के बीच होता है। टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए जिस पाइप से आप पानी सप्लाई कर रहे हो। टेम्परेचर इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड की बात करें तो 500 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल होना चाहिए और कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर। हार्डनेस की बात करें तो 200 मिलीग्राम पर लीटर अलाउबल और कॉज फॉर रिजेक्शन 600 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह से वैल्यू दी है, आप इनको देख लीजिए। नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि पानी में नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर